फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंथियानी लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं होती, ये सिर्फ ये कहती है कि जनरल पब्लिक का क्या रिलेशनशिप है गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, सिर्फ उसकी बात कर दी है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। हाउ गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू जनरल पब्लिक एंड हाउ जनरल पब्लिक इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, इनके रिलेशनशिप को आप पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बोलते हो। ये एक टू वे प्रोसेस है और यहां पर हम इसके दो टर्म समझेंगे, अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी और डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी। अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी में गवर्नमेंट एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को कंट्रोल करती है, उनके प्लान्स को देखती है कि वो प्लान्स वाकई में ही सही है या नहीं है, पब्लिक के फेवर में है या नहीं है, राइट। लेकिन डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, जो पब्लिक है वो एक तरीके से गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्शंस के थ्रू ही हम अपनी बात रखते हैं गवर्नमेंट के सामने, राइट। इलेक्शंस के थ्रू ही हमें जो कहना होता है गवर्नमेंट से हम कहते हैं, यही हमारे पास एक मोड रहता है। तो ये एक तरीके से वीक अथॉरिटी मानी जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन सिनेरियो, यानी इंडिया में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की क्या हालत है, बेसिकली उसकी बात करने वाले हैं। तो हमारे पास है आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये क्या कहता है कि हम गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ कहीं गलत हो रहा है तो हम उस चीज से रिलेटेड गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम की आंसर शीट इवेलुएट करानी है फिर से, ठीक है, आप ये चाहते हो, तो इसके लिए आप आरटीआई एक्ट फाइल कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट से सही सवाल पूछना बेसिकली आरटीआई एक्ट के अंडर में आता है, ठीक है। लेकिन आरटीआई एक्ट के अंडर में बहुत अच्छे अच्छे लॉज भी पास हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हुई हैं, बट उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन देखने को एज सच नहीं मिलता है। पिनलाइजेशन नहीं है, पिनलाइज किया जाए अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ऑन रेगुलर बेसिस, तो काफी सारी चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। फाइनली अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये डॉक्ट्रिन इवॉल्व कैसे हुआ, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो देखो, ये अलग अलग केसेस से बेसिकली इवॉल्व होकर आया है। उसमें से पहला इंपॉर्टेंट केस है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस अमृतलाल प्रजीवंडास, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, बेसिकली सफेमा एक्ट को चैलेंज किया गया। ये एक्ट ये कहता था कि जो भी प्रॉपर्टीज किसी मैलाफाइड इंटेंशन से अक्वायर की गई हैं, स्मगलिंग के द्वारा अक्वायर की गई हैं, उनको आपको वापस करना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए डीडीए वर्सेस स्कीपर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जनरल पब्लिक को इंपॉर्टेंस दी थी और कहा था कि भले ही वहां पर फिड्यूशरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वहां पर कोई पब्लिक ऑफिसर इन्वॉल्व है या नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है कि जहां भी प्रॉपर्टी को इलीगली अक्वायर किया गया है वहां ये ऑर्डर्स पास कर सकता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी कि इंडियन कोर्ट सिर्फ कोर्ट्स ऑफ लॉ नहीं है बल्कि कोर्ट्स ऑफ इक्विटी भी हैं। थर्ड केस है हमारे लिए नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। इस केस में कहा गया जहां भी जनरल पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे बिकॉज ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज जहां भी जनरल पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स को टच करेगी, उन्हें वायलेट करेगी, वहां जनरल पब्लिक को कंपेंसेशन मिलेगा और एग्जेम्पलरी कॉस्ट भी अवॉर्ड की जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे इस डॉक्ट्रिन की नीड क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला है टू इरेडिकेट करप्शन। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपकी लाइफ में हर जगह बैठा हुआ है, ठीक है। चाहे आप रेलवे से जाते हो, आप बसेस यूज करते हो, आप स्कूल्स में पढ़ते हो, कहीं भी हो आप, आज आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। इसलिए वहीं पर सबसे ज्यादा करप्शन भी प्रिवेल करता है, जिसको खत्म करना नामुमकिन है बट कम किया जा सकता है यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपने ये चीज क्यों की, और अगर ये चीज करनी चाहिए थी तो क्यों नहीं की, गंदा मटेरियल क्यों यूज किया बिल्डिंग्स को बनाने में कि वो गिर गई, है ना। ये सारे क्वेश्चंस जो भी हैं वो आप उनसे पूछ सकते हो थ्रू आरटीआई एक्ट। इसीलिए ये सारी इसकी नीड्स है। पहला है इरेडिकेट करप्शन, करप्शन खत्म करने में हेल्प करेगा। दूसरा है सिटीजन्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सही सवाल कर सकते हैं गवर्नमेंट से। तीसरा है गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच में, यानी गवर्नमेंट और हमारे बीच में, पब्लिक के बीच में रिलेशन अच्छा होता है इस डॉक्ट्रिन की वजह से, राइट, क्योंकि अब वो आंसरेबल हैं हमको, वो हमें जवाब देंगे, इसलिए हमारा रिलेशन और ट्रस्ट एक तरीके से गवर्नमेंट के टुवर्ड्स बढ़ता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एनफोर्समेंट ऑफ द डॉक्ट्रिन। उसमें पहला केस है हमारे पास एसपी गुप्ता वर्सेस
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ओपन गवर्नमेंट की बात की है। बेसिकली कहा गया है कि जो जनरल पब्लिक होती है उसे ये पता नहीं होता है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, राइट? क्या आपको पता है कि किस तरीके से एग्जैक्टली गवर्नमेंट काम करती है, किस लेवल पर क्या क्या होता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे स्ट्रेस दिया है कि प्लीज एक ओपन गवर्नमेंट बनाइए, राइट? लोगों को बताइए कि आप काम कैसे करते हैं। भले ही हमने आपको वोट दे दिया, आपको चूज कर लिया, आप गवर्नमेंट बन गए, तो उसके बाद बताइए तो कि आप फंक्शन कैसे कर रहे हैं, राइट? ये कहा गया है इस केस में कि एक बार चूज कर लिए जाओ, आप गवर्नमेंट बन जाओ, पार में आ जाओ, उसके बाद जाके अपने बिल में मत बैठ जाओ, पब्लिक को बताओ कि तुम काम कैसे कर रहे हो, ये कहा गया है। नेक्स्ट केस है हमारे पास राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बहुत केसेस पढ़ने पड़ेंगे, इसीलिए इनसे दूर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नमेंट को चीजें सीक्रेट नहीं रखनी चाहिए। इसका मतलब है कि जहां भी गवर्नमेंट के एजेंट्स कुछ गलत कर रहे हैं, उनका कंडक्ट जहां पे गलत है, वहां पर गवर्नमेंट को चीजें नहीं छुपानी चाहिए, ठीक है? जहां पे उसके एजेंट्स गलत हैं, उन्हें पनिश करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये कहा गया है इस केस में। नेक्स्ट केस है हमारा दिनेश त्रिवेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस ले रही है जनरल पब्लिक के बिहाफ पर, राइट? हमारे बिहाफ पर, हमारी चीजों के लिए गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, राइट? तो वो जो भी डिसीजन ले रही है हमारे लिए, उसे कम से कम ये सारी चीजें हमें बतानी चाहिए, ठीक है? पब्लिक को बतानी चाहिए कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजंस लिए हैं, ठीक है? ये डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है, इसमें एक तरीके से पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है? कि हमने ये डिसीजन आपके लिए लिया है, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए जनरल पब्लिक को भी, ठीक है? ये कहा गया है इस केस में। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टूल की बात करने वाले हैं, जो कि है आरटीआई एक्ट, ठीक है? इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है यार। अगर आरटीआई नहीं होता आज, तो बहुत सारी गलत चीजें हो रही होती हमारे साथ, ठीक है? आरटीआई एक वरदान है जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट है, इसमें एक वर्ड है इंफॉर्मेशन, ठीक है? राइट टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है, ये एक बहुत अलग टॉपिक है, ठीक है? आप गवर्नमेंट से सैंपल्स मांग सकते हो, डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हो, ठीक है? रिकॉर्डिंग्स मांग सकते हो, काफी कुछ इंफॉर्मेशन में आता है। और ये इतना कंट्रोवर्शियल टर्म है, इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल वर्ड है कि आए दिन गवर्नमेंट इस पे बहस करती है कि इस चीज को हटाया जाए इंफॉर्मेशन में से, हम ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, राइट? मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टर्म है इंफॉर्मेशन, ठीक है? आरटीआई किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? आरटीआई बेस्ड है मैक्सिमम डिस्क्लोजर एंड मिनिमम एक्सेप्शन के प्रिंसिपल पर। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? मैक्सिमम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। जितनी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो पब्लिक को, उतनी इंफॉर्मेशन दो। अगर वो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है कि नहीं, इस इंफॉर्मेशन को बचा कर रखना है, अगर ये हमने पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दी तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा हो सकता है, अगर इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन है, तभी वो इंफॉर्मेशन छुपाओ, तभी वो इंफॉर्मेशन एक्सेप्शन में आएगी। अदरवाइज यू हैव टू डिस्क्लोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आप कुछ नहीं छुपा सकते, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आप रख सकते हो, बाकी नहीं, ठीक है? मिनिमम एक्सेप्शंस होने चाहिए। कुछ इंफॉर्मेशन ही आप रख सकते हो अपने पास जो कि हाईली सीक्रेटिव है, नहीं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में देनी पड़ेगी। डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स की हम बात करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करें, ठीक है? उसमें से पहला है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया केस, जिसको कि डॉक्टर केतन देसाई वर्सेस द स्टेट का केस भी कहा जाता है। सो इस केस में क्या होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट रहता है केतन देसाई, ठीक है? केतन देसाई के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत रहती है, क्योंकि मेडिकल काउंसिल का काम ही रहता है मेडिकल कॉलेजेस को रिकॉग्निशन देना कि वो वाकई में मेडिकल कॉलेज बनने लायक है या नहीं, ठीक है? उनसे रिकॉग्निशन छीनना, एडमिशन की भी प्रोसेस को ये लोग देखते हैं, ठीक है? यानी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाती है। तो इस भाई साहब ने क्या किया, एडमिशंस में हेरफेर करना शुरू कर दिया, पैसे खा के एडमिशंस देता था, कुछ ऐसा किया गया था, ठीक है? तो इस केस में हेल्ड क्या हुआ, जजमेंट क्या आया कि केतन देसाई एक पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, ठीक है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का भाई ये प्रेसिडेंट है, तो ये पब्लिक सर्वेंट माना गया। तो पब्लिक सर्वेंट ने जो हरकतें की हैं, ठीक है, एडमिशंस में हेरफेर करना, ये एक तरीके से पब्लिक को डिफ्रॉड किया गया है। तो ये एक तरीके से पब्लिक के साथ फ्रॉड माना जाएगा, है ना? उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन तक नहीं मिली इस चीज की, और इन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है, जिस वजह से इनको इसकी पोजीशन से हटाया गया
और इनको फाइन भी देनी पड़ी इस चीज के लिए। आखिरी केस है हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स केस, ठीक है, इसको हम सुरेश कालमणि वर्सेस द सीबीआई केस भी कहते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स केस में क्या हुआ कि जो कमेटी है जो बेसिकली कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज करती है, उसका चीफ इंचार्ज था सुरेश कालमणि, ठीक है, उसका चीफ इंचार्ज था सुरेश कालमणि, ठीक है, यानी ये एक पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। इन्होंने एक टीएसआर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टीएसआर कॉन्ट्रैक्ट एक महंगी फर्म को दे दिया। अब गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं यार, वो सस्ते फर्म्स को दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि हम कॉस्ट बचा सके। लेकिन इन भाई साहब ने क्या किया कि इनके पास सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल थे, ये सस्ते में काम करा सकते थे, फिर भी इन्होंने एक महंगी फर्म को टीएसआर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तुम सोच रहे हो कि इससे हमें क्या लॉस हुआ, राइट, हमारा क्या घाटा हुआ, गवर्नमेंट का पैसा गया? नहीं, टैक्स पेयर्स का पैसा गया। गवर्नमेंट को पैसा देता कौन है? गवर्नमेंट को पैसा टैक्स पेयर्स ही तो देते हैं ना। इस वजह से टैक्स पेयर्स को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा। यानी अगर ये बंदा सस्ते में काम करा पाता तो टैक्स पेयर्स का कितना ज्यादा पैसा बचता, बट इसने जानबूझकर किसी महंगी फर्म को एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया काम करने का, यानी कॉस्ट जो थी काम करने की वो 1000% ज्यादा हो गई, 1000% बढ़ गई, यानी टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन और ज्यादा बढ़ गया। गवर्नमेंट को लॉस हुआ तो लॉस कहां से रिकवर करेगी? टैक्स पेयर्स को और ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। और ये केस आज भी चल रहा है, आज भी ये केस खत्म नहीं हुआ है, राइट। ये बेसिकली स्कैम था, इसने भी कुछ पैसे खाए होंगे उस फर्म से, राइट, तभी तो उस महंगी फर्म को उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है और लॉमेट को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे और आपकी जो अपकमिंग जर्नी है लीगल फील्ड वो बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। प्लीज वीडियोस को शेयर भी जरूर करिएगा। कोई सजेशन है, किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पर्सनली अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो लॉ पिप्स मेरी इंस्टा आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां आकर बात कर सकते हैं। और अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेरे वीडियोस के सभी नोट्स, जितने भी नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लॉमेट यू लीगल गाइड पर मिल जाएंगे। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी वहां पर शेयर करती रहती हूँ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वी मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।